चलिए, कल हमने चैप्टर नंबर 16 स्टार्ट किया था, बेसिक कंप्यूटेशन। तो मैं ये बोल रही थी कि आप लोगों ने पुरानी वाली रिकॉर्डिंग देखी है क्या, या अभी नहीं देखी? पुराना इंडिविजुअल का जो स्टार्टिंग की क्लास है वो रिवाइज करी है क्या? मैम सारी रिकॉर्डिंग नहीं देखी अभी। नहीं, सारी नहीं। जैसे ये जो अपना चैप्टर नंबर 2 है, उसकी इनिशियल क्लास देखी है क्या, जिसमें टैक्स रेट्स और वो सब है? यस मैम। शुभ, तुमने देखी क्या? यस मैम। नो मैम। ओके, तो यार ये उसको, क्लास लाइव नहीं है क्या, रिकॉर्डिंग है बस? हाँ, इसको रिकॉर्ड करके फिर मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगी। एक्चुअली लाइव में दिक्कत आ रही है, हो नहीं रही अभी। ओके। अपलोड कर दूंगी मैं। चलो, तो मैं फटाफट से इससे ही थोड़ा रिवाइज करा देती हूँ, क्योंकि ये चैप्टर 16 नहीं करेंगे तब तक आगे के चैप्टर नहीं हो पाएंगे, है ना। तो इनकम टैक्स जो है, कल हमने देखा था इनकम टैक्स किन पर लगता है, इंडिविजुअल पर लगता है। ठीक है, इसमें हमने देखा था कि भाई जो रेसिडेंट है उसकी वर्ल्ड वाइड इनकम पर लगता है, और जो नॉन रेसिडेंट होते हैं उनकी सिर्फ यूके की इनकम पर इनकम टैक्स लगता है। ठीक है, हमारा टैक्स ईयर जो है 2024, अगर टैक्स ईयर की बात करें तो ये टैक्स ईयर है हमारा 6 अप्रैल 2024 से 5 अप्रैल 2025। ठीक है, इसके बीच की इनकम हमें निकालनी है किसी भी इंडिविजुअल के लिए। तब इंडिविजुअल की जितनी भी तरह की इनकम होती है, उन इनकम्स को हम एक साथ क्लब करते हैं, और उसको क्लब करके हमारे पास में आता है टोटल इनकम। ये आपका बेसिक कंप्यूटेशन है। ठीक है, तो जो हमने पहले कंप्यूटेशन पढ़ा था उसमें पहले नॉन सेविंग इनकम आती है, फिर सेविंग इनकम आती है, फिर डिविडेंड इनकम आती है। तो अभी जो नॉन सेविंग इनकम है, वो नॉन सेविंग इनकम को इन्होंने कर दिया है अर्नड इनकम। अर्नड इनकम में एम्प्लॉयमेंट इनकम आती है आपकी, अदर ट्रेडिंग प्रॉफिट्स आते हैं, और अदर अर्नड इनकम आती है। ये क्या होती है वो मैं अभी नीचे बता दूंगी। फिर सेविंग इनकम आती है। सेविंग इनकम में आपकी इंटरेस्ट बेसिकली आता है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है इंटरेस्ट रिसीव ग्रॉस और इंटरेस्ट रिसीव नेट। ये ग्रॉस और नेट का मतलब ये है कि एक इंटरेस्ट आपको, जितना आपने इंटरेस्ट अर्न किया है वही पूरा का पूरा इंटरेस्ट आपको रिसीव हो गया। ये नेट इंटरेस्ट वो होता है जहां पर आपका कुछ ना कुछ टीडीएस डिडक्ट होकर के और फिर आपको मिलता है। ठीक है, तो अगर नेट इंटरेस्ट आपको गिवन होगा तो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, उसे ग्रॉस करना पड़ेगा ना। बोलो बच्चों, इनकम टैक्स ग्रॉस अमाउंट पर लगता है ना। यस। तो इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है अगर इंटरेस्ट आपको नेट रिसीव हुआ है, तो यहाँ पर अमाउंट लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो इंटरेस्ट हमें रिसीव हुआ है मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 80 करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद में इन्वेस्टमेंट इनकम आएगी। इन्वेस्टमेंट इनकम में हमारी प्रॉपर्टी इनकम आती है और अदर टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट इनकम आती है, जो हमने टैक्स में जब हमने सिलेबस में पढ़ा था। तो ये जो प्रॉपर्टी इनकम है वो भी हमने यहाँ पर नॉन सेविंग इनकम में ही देखी थी। हालांकि एक है सेम ही, सिर्फ लिखने का तरीका अलग है। फिर आती है हमारी डिविडेंड इनकम। डिविडेंड इनकम हमारी दो तरह की होती है, एक डिविडेंड रिसीव फ्रॉम द यूके कंपनीज एंड अदर डिविडेंड्स। ठीक है, इन सब को मिलाकर के जो इनकम बनती है उसे टोटल इनकम कहा जाता है। इसमें से फिर हम रिलीफ देते हैं। रिलीफ हमारी किस किस की आती है, क्वालिफाइंग लोन इंटरेस्ट की रिलीफ मिलती है और लॉस की रिलीफ मिलती है। याद है ना आप लोगों को, हमने जो है रिलीफ देखा था, लॉस की रिलीफ मिलती है, ट्रेडिंग लॉस की रिलीफ मिलती है। याद है किसी को? तो वो लॉस की रिलीफ हम यस। यहाँ पे देते हैं। टोटल इनकम में से जब रिलीफ दी जाती है लॉस की, तो वो यहाँ पे रखकर माइनस होती है। टोटल इनकम में से जब हम रिलीफ माइनस करते हैं तो नेट इनकम आती है। इस नेट इनकम में से हम पीए माइनस करते हैं, और पीए माइनस करने के बाद हमारे पास फाइनली टैक्सेबल इनकम निकल कर आती है। इस टैक्सेबल इनकम पर जो भी इनकम टैक्स की रेट होती है, इस ये रेट अप्लाई करके हम इनकम टैक्स कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, जो इनकम टैक्स आपने कैलकुलेट किया है, इसमें से अगर कोई मैरिज अलाउंस आपको मिलता है तो वो मैरिज अलाउंस यहाँ से माइनस होता है। ईआईएस, एसईआईएस और वीसीटी की रिलीफ जो हम आगे पढ़ेंगे डिफरेंट चैप्टर्स में, वो माइनस होती है। एक डीटीआर, डबल टैक्सेशन की रिलीफ होती है, वो यहाँ से माइनस होती है। फिर हमारे पास इनकम टैक्स की लाइबिलिटी निकल कर आती है। इस इंडिविजुअल के ऊपर क्या इनकम टैक्स की लाइबिलिटी बन रही है। ठीक है, इसमें से कुछ टैक्स क्रेडिट्स आपको माइनस करने होते हैं। ये टैक्स क्रेडिट है आपका पे। याद है आप लोगों को टीडीएस जो होता था,
अगर कहीं टीडीएस डिडक्टेड होता है तो उसे टैक्स यस क्रेडिट मैम। यूके में, ठीक है। ये माइनस होगा तो फिर आपको मिले, आपके पास में निकल कर आएगा इनकम टैक्स पेबल बाय सेल्फ असेसमेंट। ये सेल्फ असेसमेंट का मतलब याद है किसी को? शुभ, सारिया, महविश। सेल्फ असेसमेंट का मतलब है कि ये जो इनकम टैक्स है ना, एचएमआरसी ने कहा कि भाई आपको इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा, ठीक है, इंडिविजुअल को पे करना है। अब इंडिविजुअल को खुद ही सेल्फ अपनी इनकम डिक्लेयर करनी होती है, बतानी होती है कि भाई इस पर्टिकुलर टैक्स ईयर में मैंने ये इनकम कमाई है और इस पर इतना टैक्स बन रहा है। ये सारा काम कौन करता है? इंडिविजुअल खुद करता है, डिपार्टमेंट नहीं करता, इंडिविजुअल खुद करता है। तो जब ये इंडिविजुअल खुद कर रहा है ना, इसलिए इसे सेल्फ असेसमेंट बोला गया है। क्लियर एवरीवन? यस मैम। तो हम यहाँ पर ये जो बेसिक कंप्यूटेशन में जितनी भी इनकम लेते हैं वो हम सारी की सारी ग्रॉस लेते हैं। अगर कोई इनकम एग्जेम्प्ट होती है तो उसे हम इस बेसिक कंप्यूटेशन में इंक्लूड ही नहीं करते हैं। तो हमारी एग्जेम्प्ट इनकम क्या होती है? आईएसए से रिसीव होने वाली जो भी इनकम है वो हमारी एग्जेम्प्ट होती है। याद है आप लोगों को आईएसए इंडिविजुअल सेविंग अकाउंट एक ओपन होता है यूके में, इसमें अगर इससे अगर आपको कोई भी इंटरेस्ट इनकम अर्न होती है तो दैट इज योर एग्जेम्प्ट इनकम, ठीक है। NS&I के जो सर्टिफिकेट है उसका जो इंटरेस्ट आता है वो भी आपकी एग्जेम्प्ट इनकम है। इंटरेस्ट ऑन रीपेमेंट ऑफ टैक्स, आपको अगर इनकम टैक्स का रिफंड मिलता है तो ये रिफंड पे कोई इंटरेस्ट अगर रिसीव हुआ है तो वो इंटरेस्ट भी आपका एग्जेम्प्ट होता है। स्टैट्यूटरी रिडंडेंसी पेमेंट, स्टैट्यूटरी रिडंडेंसी पेमेंट याद है आप लोगों को क्या होता है ये? यूके में जब कभी भी किसी एम्प्लॉय को फायर किया जाता है, निकाला जाता है, टर्मिनेट किया जाता है तो एम्प्लॉय को ये रिडंडेंसी पे दिया जाता है। तो ये रिडंडेंसी पेमेंट अगर आपको मिलता है एम्प्लॉयर से तो दैट इज योर एग्जेम्प्ट इनकम। अगर आपको कोई स्कॉलरशिप रिसीव हुई है तो दैट इज ऑल्सो एग्जेम्प्ट इनकम। गेमिंग, लॉटरी या प्रीमियम बॉन्ड विनिंग से जो पैसा आता है वो भी आपका एग्जेम्प्ट है, इस पर इनकम टैक्स नहीं लगता। स्टेट बेनिफिट्स पेड इन इवेंट ऑफ एक्सीडेंट, सिकनेस, डिसेबिलिटी और इन्फॉर्मिटी, ये सारी हमारी एग्जेम्प्ट इनकम है, इस पर टैक्स नहीं लगता, ठीक है। जो हमने ऊपर देखा था अदर अर्नड इनकम, हमने ऊपर देखा था ना यहाँ पर, ये अर्नड इनकम में एम्प्लॉयमेंट इनकम, ट्रेडिंग प्रॉफिट और अदर अर्नड इनकम। तो अदर अर्नड इनकम में क्या क्या चीजें इंक्लूडेड है? पेंशन फ्रॉम फॉर्मर एम्प्लॉयमेंट, स्टेट पेंशन और प्रॉफिट फ्रॉम फर्निश्ड हॉलिडे अकोमोडेशन, ठीक है बच्चों। यस। इंटरेस्ट रिसीव्ड ग्रॉस वो मैंने आपको बता ही दिया। इंटरेस्ट रिसीव्ड नेट ये भी मैंने आपको बता दिया। अब नेट इंटरेस्ट कहाँ पे रिसीव होता है? इंटरेस्ट फ्रॉम अनकोटेड कॉर्पोरेट बॉन्ड इशूड बाय यूके रेसिडेंट कंपनी टू एन इंडिविजुअल। इंटरेस्ट फ्रॉम इंटरेस्ट इन पोजेशन ट्रस्ट, चैप्टर नंबर 13 में आएगी ये ट्रस्ट। तो अगर इस ट्रस्ट से कोई इंटरेस्ट हमें रिसीव होता है तो वो नेट इंटरेस्ट हमें रिसीव होता है, तो उसे आपको ग्रॉस करके कंपटीशन में इंक्लूड करना होता है। इंटरेस्ट फ्रॉम अनकोटेड कॉर्पोरेट बॉन्ड, यानी कि कोई भी यूके रेसिडेंट कंपनी ने किसी अपने कॉर्पोरेट बॉन्ड इशू किए होते हैं तो इस कॉर्पोरेट बॉन्ड पे इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। तो इंडिविजुअल को इंटरेस्ट रिसीव हुआ है कहाँ से? अनकोटेड कॉर्पोरेट बॉन्ड से, तो वो आपका नेट इंटरेस्ट आता है, ठीक है। बोलो बच्चों, ठीक है क्या? यस। यस मैम ठीक। फिर आती है आपकी अदर टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट इनकम। अदर टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट इनकम में आती है आपकी एक तो एन्युटी इनकम। एन्युटी इनकम होती है ना, जो हर साल हमें एक इनकम रिसीव होती रहती है, उसे एन्युटी इनकम बोलते हैं। फिर आती है आपकी नॉन सेविंग इनकम फ्रॉम आईआईपी ट्रस्ट, चैप्टर 13 में पढ़ेंगे। डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट की इनकम वो भी चैप्टर 13 में पढ़ेंगे। अदर ओवरसीज इनकम जो चैप्टर नंबर 20 में पढ़ेंगे हम। और डिविडेंड फ्रॉम रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट चैप्टर नंबर 18 में पढ़ेंगे। तो ये अलग तरह की इनकम्स हैं जो हमें आगे चल करके पढ़ती हैं। तो अभी तक तो हमने इन्वेस्टमेंट इनकम में क्या पढ़ा था? सिर्फ प्रॉपर्टी इनकम पढ़ी थी। अदर डिविडेंड जो ऊपर दे रखा है, अदर डिविडेंड में आपका आईआईपी ट्रस्ट से जो डिविडेंड रिसीव होता है आपको वो कवर होता है, और ओवरसीज डिविडेंड यानी कि आउटसाइड कंपनीज का जो डिविडेंड है वो कवर होता है।
फिर रिलीफ में क्वालिफाइंग लोन इंटरेस्ट जो होता है वो कवर किया जाता है, वो माइनस किया जाता है। याद है आपको क्वालिफाइंग लोन इंटरेस्ट हमने क्या पढ़ा था? जब कोई पार्टनर अपना कैपिटल कंट्रीब्यूट करने के लिए लोन लेता है और इस लोन पे जो इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, इस इंटरेस्ट की मिलती है ना क्वालिफाइंग लोन इंटरेस्ट रिलीफ, याद है? यस। ठीक है, तो ये क्वालिफाइंग लोन इंटरेस्ट वो दे रखा है। एडिशनल भी हमें यहाँ पर पढ़ना है, आगे नेक्स्ट आगे वाले टॉपिक में इसको पढ़ते हैं क्वालिफाइंग लोन इंटरेस्ट को। समझ आ रहा है ना ये सबको? ये जल्दी जल्दी में इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि अभी तक नया कुछ नहीं पढ़ रहे हैं, अभी अपन रिविजन कर रहे हैं पुराना वाला। ठीक है शुभ? यस मैम। सारिया ठीक है बेटा? यस मैम। ओके। अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट बात ये है जो आप लोगों को बिल्कुल भी याद नहीं होगी, ये जो रिलीफ हम माइनस करते हैं ना टोटल इनकम में से, ये रिलीफ हमारी मैक्सिमम कितनी माइनस हो सकती है? वो होती है आपकी रिलीफ या तो आपके 50,000 या फिर एडजस्टेड टोटल इनकम का 25%, विच एवर इज लोअर जो होता है उतनी ही रिलीफ हम माइनस कर सकते हैं। इस रेस्ट्रिक्शन को हम चैप्टर नंबर 21 में डिटेल में पढ़ेंगे, बट आपको ये याद रखना है कि ये रिलीफ क्वालिफाइंग लोन इंटरेस्ट और लॉस रिलीफ दोनों मिला करके जो मैक्सिमम रिलीफ यहाँ पर माइनस हो सकती है वो या तो 50,000 या एडजस्टेड टोटल इनकम का 25% अमाउंट ही माइनस किया जा सकता है। ठीक है। पीए सबको हमने कल पढ़ ही लिया था, पीए के बारे में 12570 पीए होता है और ये पीओ पीए हमारा 0 तक भी पहुंच सकता है। किन केसेस में पहुंचता है पीए? तो ध्यान होगा अब, एएनआई कितनी होनी चाहिए आपकी? अब 125 140 अगर एएनआई होगी तो पीए क्या हो जाएगा हमारा? 0। जीरो। फिर कल हमने रेट्स ऑफ इनकम टैक्स पढ़ा था। नॉन सेविंग इनकम पे बेसिक रेट बैंड अप टू 37,700 हमारा 20% लगता है, 37,700 से 125 140 तक 40% लगता है और अबव 125 140 पे 45% लगता है। नॉन सेविंग पर और सेविंग पर यही लगती है। डिविडेंड पर जो हमारी रेट लगती है वो 8.75 33.75 और 39.35% लगती है। Above rate of income tax and associated bands are included in the tax rate and allowances provided you in the examination. हमें क्या ध्यान रखना है कि इनकम को हमें किस ऑर्डर में टैक्स करना है। सबसे पहले हम नॉन सेविंग इनकम पर टैक्स लगाते हैं, फिर सेविंग इनकम पर लगाते हैं, फिर डिविडेंड इनकम पर लगाते हैं। यानी कि ये जो बैंड है ये सबसे पहले कहाँ से यूटिलाइज किया जाएगा? नॉन सेविंग इनकम से, फिर सेविंग इनकम से एंड देन डिविडेंड इनकम से। ठीक है। यानी कि जैसे फॉर एग्जाम्पल आपकी टोटल जो है टैक्सेबल इनकम मान लेते हैं आ रही है आपकी टैक्सेबल इनकम निकल कर आ रही है 50,000। ठीक है। अब इस 50,000 में से आपकी नॉन सेविंग इनकम जो है वो है आपकी 40,000 और सेविंग इनकम जो है आपकी वो है 10,000। ठीक है। अब हमने ये देख लिया कि जो है सेविंग इनकम पर अलग से टैक्स लगाना है और नॉन सेविंग इनकम पर अलग से टैक्स लगाना है। एक काम करो इसको डिविडेंड मानो। ठीक है। तो अब डिविडेंड 10,000 नॉन सेविंग पर अगर बेसिक रेट बैंड में फॉल करेंगे तो 20% टैक्स रेट लगेगा। अगर ये डिविडेंड बेसिक रेट बैंड में फॉल करेगा तो इस पर क्या लगेगा? 8.75% लगेगा। ठीक है। तो अब जो हमारी 37,700 का बैंड है ये पहले नॉन सेविंग इनकम से यूटिलाइज किया जाए या डिविडेंड इनकम से यूटिलाइज किया जाए, तो उसका ऑर्डर बता रखा है कि आपको इनकम किस ऑर्डर में टैक्स करनी है। पहले नॉन सेविंग इनकम पर टैक्स लगेगा, फिर सेविंग इनकम पर और उसके बाद डिविडेंड इनकम पर। तो इसका मतलब क्या हो गया? ये जो 37,700 है ये पहले कहाँ यूटिलाइज होगा? बोलो बच्चों। फ्रॉम नॉन नॉन सेविंग सेविंग। इनकम। फ्रॉम नॉन सेविंग इनकम। ठीक है। उसके बाद अगर बेसिक रेट बैंड में कुछ बचता है तो वो फिर आपका डिविडेंड इनकम में से सेट ऑफ किया जाएगा। क्लियर? ऐसे ही पीए की बात की जाए तो पीए पहले किससे यूटिलाइज होगा? पहले नॉन सेविंग, फिर सेविंग एंड देन उसके बाद डिविडेंड। ठीक। फिर हमने जैसे आपको याद होगा हमने बेसिक रेट बैंड को
एक्सटेंड करने की भी बात पढ़ी थी। ऐसा ध्यान आ रहा है क्या? बेसिक रेट बैंड इंक्रीज करते थे हम, यस मैम। यस मैम। है ना? कब इंक्रीज होती थी वो? एक इंक्रीज होता था आपका गिफ्ट एड डोनेशन के केस में, और एक बेसिक रेट बैंड इंक्रीज होता था आपका पर्सनल पेंशन कंट्रीब्यूशन के केस में। यानी कि किसी भी इंडिविजुअल ने अगर कोई गिफ्ट दिया होता है या आपने पर्सनल पेंशन कंट्रीब्यूशन में कंट्रीब्यूट किया होता है, तो आपके ग्रॉस अमाउंट से आपका बैंड एक्सटेंड हो जाता है, बेसिक रेट बैंड इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, ये जब आप वो पुरानी वाली रिकॉर्डिंग देखोगे तो उसमें डिटेल में ये टॉपिक मैंने समझाया हुआ है, वहां से आपको डिटेल में समझ आ जाएगी। ओके, बोलो बच्चों, ठीक है क्या? यस मैम। ठीक है। नाउ सब्जेक्ट टू द कंडीशन अ मैक्सिमम ऑफ 1260 ऑफ पीए कैन बी ट्रांसफर टू स्पाउस और सिविल पार्टनर। कल हमने बात करी थी कि हमारा जो पीए है, अगर अनयूज्ड पीए होता है हमारा, तो ये अनयूज्ड पीए क्या होता है? वेस्ट हो जाता है हमारा। तो हम कुछ सरकमस्टांसेस में क्या कर सकते हैं? पीए ट्रांसफर कर सकते हैं। यस और नो? यस मैम। हम लेकिन कितना पीए ट्रांसफर कर पाएंगे? मैक्सिमम 1260 पीए ही हम ट्रांसफर कर सकते हैं हमारे स्पाउस और सिविल पार्टनर को। ठीक है, क्या 1260 से ज्यादा या 1260 से कम पीए ट्रांसफर कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। ठीक है, बोलो बच्चों, ठीक है क्या? यस मैम। यस मैम। अब सेविंग पर जो रेट हमने पढ़ी है वो कितनी है? सिंपल 20, 40 और 45। बट सेविंग में हमने पढ़ा था एक नील रेट बैंड, याद है? यस। तो सेविंग इनकम में आपकी सबसे पहले लगती है एक स्टार्टिंग रेट। स्टार्टिंग रेट याद है किसी को? स्टार्टिंग रेट क्या होती थी? 0%। 0%। बट ये कब लगेगी? स्टार्टिंग रेट कब अप्लाई होगी? वेयर सेविंग इनकम finds place in first 5000 of taxable income। ठीक है, यानी कि स्टार्टिंग रेट होती है कि आपकी 5000 तक की सेविंग इनकम पर आप 0% टैक्स लगा सकते हो। ठीक है, लेकिन ये 5000 पे 0% स्टार्टिंग रेट कब लगेगी? जब आपकी तो जो टैक्सेबल इनकम है वो टैक्सेबल इनकम में सेविंग इनकम इंक्लूडेड हो फर्स्ट 5000 में। ठीक है, यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल आपकी टैक्सेबल इनकम आ रही है 50,000, इस 50,000 में आपकी नॉन सेविंग इनकम है 40,000 और सेविंग इनकम है 10,000। ठीक है, तो अब ये 10,000 में से शुरू के 5,000 पे 0% टैक्स लगता। कब लगता? जब ये टोटल टैक्सेबल इनकम जो है ना 50,000 की, इसके फर्स्ट 5,000 में, ये जो फर्स्ट 5,000 है इसका, ये फर्स्ट 5,000 सेविंग इनकम से मिलकर बना होता। बट यहाँ पर फर्स्ट 5,000 तो किसका है? नॉन सेविंग इनकम का है ना बेटा, बोलो। यस मैम। तो इस केस में 10,000 का ये जो स्टार्टिंग रेट है वो अप्लाई ही नहीं होगी। अगर इसकी जगह पर ऐसा होता कि ये जो 50,000 है, ये 50,000 पूरी की पूरी सेविंग इनकम होती। ठीक है, टैक्सेबल इनकम 50,000 है और ये पूरी की पूरी सेविंग इनकम की ही है, तो उस केस में आपकी 50,000 में से जो फर्स्ट 5,000 है उस पे हम लगाते 0% टैक्स है, और जो बचा हुआ 45,000 है उसके लिए हम आगे जाके टैक्स लगाते हैं। आया क्या ये समझ में? यस मैम। कि 1 2 3 से किसने ज्वाइन किया है?
किसी को लिंक भेजा था क्या तुम लोगों ने? नहीं। चलो चलो ठीक है, क्लियर है स्टार्टिंग रेट? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, उसके बाद आती है हमारी सेविंग इनकम की नील रेट बैंड। नील रेट बैंड क्या होता है कि अगर आप बेसिक रेट टैक्स पेयर हो, अगर आप बेसिक रेट टैक्स पेयर हो तो 1000 की सेविंग इनकम पर आपको 0% टैक्स देना है। अगर आप हायर रेट टैक्स पेयर हो तो उस केस में 500 तक की इनकम पे आपको 0% टैक्स रेट देना है। और अगर आप एडिशनल रेट टैक्स पेयर हो तो फिर आपको कोई भी नील रेट बैंड नहीं मिलता है। ठीक है, तो सेविंग इनकम पर टैक्स लगाने के लिए हमें पहले देखना होता है स्टार्टिंग रेट अप्लाई हो पा रही है क्या। अगर हो पा रही है तो जितने पे भी अप्लाई हो रही है उस पर 0% लगाएंगे। उसके बाद हमें देखना है नील रेट बैंड हमारे पास है क्या। अगर जिस भी इंडिविजुअल का हम कैलकुलेट कर रहे हैं वो इंडिविजुअल अगर बेसिक रेट टैक्स पेयर है तो 5000 आपकी नील रेट बैंड हो जाती है। अगर आप हायर रेट टैक्स पेयर हैं तो 500 आपका नील रेट बैंड हो जाता है, यानी कि 1000 और 500 पर 0% से टैक्स लगेगा। उसके बाद जो बची हुई सेविंग इनकम है वो बची हुई सेविंग इनकम पर हम नॉर्मल तरह से टैक्स लगाते हैं, जैसे 20, 40 और 45%, जिसमें भी हम फॉल कर रहे होंगे। क्लियर, सेविंग इनकम पे टैक्स निकालना ऐसा आ गया समझ में? बोलो आ गया? यस मैम। तो फिर टैक्स निकाल कर बताओ अगर आ गया तो। Egwene received bank interest of 6,000 during the tax year 2025. Calculate Egwene income tax payable assuming she has also employment income of 15,150. इस पे एक बार इनकम टैक्स कैलकुलेट करो। किया कैलकुलेट? कर रही। यस। नॉन सेविंग इनकम कितनी है? 15150। और सेविंग इनकम है 1515। इसमें से पीए माइनस करेंगे ना पहले। यस मैम।
एनएसआई से होगा कि सेविंग से होगा? NSI नॉन सेविंग से टैक्सेबल इनकम कितनी आ जाएगी? 2580 2580 2580 और 6000। तो अगर हम टोटल देखें तो हमारी टोटल टैक्सेबल इनकम कितनी है? 8580। 8580 अब हमें लगाना है यहाँ पर टैक्स। अब ये 2580 पर तो क्या लग जाएगा सीधे सीधे? बेसिक रेट बैंड 20%। 20% टैक्स लग जाएगा। कितना आ जाएगा? 516। 516। ठीक है। अब हमें लगाना है सेविंग इनकम पर टैक्स। सेविंग इनकम पर सबसे पहले देखेंगे क्या स्टार्टिंग रेट अप्लाई हो पा रही है क्या? यस स्टार्टिंग मैम। रेट अप्लाई होने के लिए क्या देखना है कि जो टोटल टैक्सेबल इनकम है इसके फर्स्ट 5000 में क्या सेविंग इनकम को फर्स्ट 5000 में सेविंग इनकम को जगह मिल पा रही है क्या? ठीक है। तो 5000 में से 2580 तो नॉन सेविंग इनकम का हो गया। तो बचा कितना 24207 का ना? 2420 242। ठीक है। तो ये 2420 पर तो क्या हो जाएगी? स्टार्टिंग रेट अप्लाई होके 0% टैक्स लग जाएगा। फिर यस यस उसके बाद मैम मैम। ये जो इंडिविजुअल है ये बेसिक रेट टैक्स पेयर है तो नील रेट बैंड लग जाएगा 1000 पे। 1000 का यस मैम। तो सेविंग इनकम जो है 6000, इस 6000 में से 2420 पर 0% से टैक्स लगेगा, 1000 पर 0% से टैक्स लगेगा, और जो बचा हुआ है कितना बचा? 2580 25। 2580। इस पर कितना लगेगा? इस पर 20% से टैक्स लगेगा। 20% कितना हो जाएगा? 816 कितना? 516 516। 516। ठीक है। तो टोटल टैक्स कितना आया? 516 प्लस 516 1032 1032। ये हमारा क्या आ गया? ये हमारा इनकम टैक्स लाइबिलिटी निकल कर आ गई। इसमें से ये जो पे डिडक्टेड है 516 का ये माइनस करेंगे ना, यस यस मैम। मैम इनकम टैक्स पेबल निकल कर आएगा 516। शुभ बेटा आया समझ में? Yes, ma'am. ओके। ये दोनों कर लोगे होमवर्क? यस मैम यस मैम। Yes, ma'am. तो ये तो हो गया हमारा सेविंग इनकम पे टैक्स कैसे निकालते हैं। फिर आओ डिविडेंड की बात करो। अब डिविडेंड पर कैसे टैक्स निकालते हैं? तो डिविडेंड में सिंपल है, डिविडेंड में स्टार्टिंग रेट जैसा कुछ भी नहीं होता। डिविडेंड में सीधे हमारी जो रेट्स होती है 8.75, 33.75, 39.35 होती है। इसमें डायरेक्टली आप नील रेट बैंड याद रख सकते हो। फिक्स होता है नील रेट बैंड 500। आप कोई भी टैक्स पेयर हो, बेसिक हायर एडिशनल 500 आपके ऊपर लगेगा ही लगेगा। 500 पे हमेशा 0% के टैक्स रेट अप्लाई होगी। ठीक है। तो अंधेरी रिसीव द फॉलोइंग इनकम ऑफ द टैक्स ईयर 24-25। एम्प्लॉयमेंट इनकम 55,000, डिविडेंड इनकम 6,000। इसका आपको इनकम टैक्स पेबल कैलकुलेट करना है। तो एम्प्लॉयमेंट इनकम हमारी 55 हो गई, डिविडेंड 6,000 हो गया, टोटल इनकम ये हो गई। पीए यहाँ से माइनस हो जाएगा। टैक्सेबल इनकम हमारी 42,430 और 6,000 यानी कि टोटल टैक्सेबल इनकम हमारी 48,430 हो गई। नॉन सेविंग इनकम पर अगर टैक्स निकालेंगे तो कितना निकल कर आ जाएगा? 37,700 पे 20% और बचे हुए पे 40%। ठीक। यस मैम। यस अब मैम बची डिविडेंड इनकम। अब डिविडेंड इनकम पे सबसे पहले तो 500 पर तो क्या लगा दो? 0% टैक्स लगा दो। बचा हुआ 5500 जो है ये कहाँ फॉल कर रहा है? हायर रेट बैंड में। तो 33.75% इस पर टैक्स लग जाएगा। 1856। तो टोटल इनकम टैक्स कितना निकल कर आ गया? 11288। और इसमें से ये टैक्स का क्रेडिट माइनस कर देंगे 9432 का, तो इनकम टैक्स पेबल कितना आ गया? 1856। ठीक है। क्लियर? यस मैम। शुभ क्लियर है बेटा? सारिया? Yes, ma'am. यस ठीक। ये होमवर्क टैक्स निकालना। फिर जो रिलीफ होती है, रिलीफ हमने क्या पढ़ी थी? क्वालिफाइंग लोन इंटरेस्ट की रिलीफ पढ़ी थी। हमने देखा था कि भाई अगर कोई पार्टनर
कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है या फिर पार्टनर प्लांट एंड मशीनरी परचेज करके लाता है, इस पर अगर लोन देना इंटरेस्ट देना होता है तो उस इंटरेस्ट की छूट मिलती है। ठीक है। एडिशनली क्वालिफाइंग लोन इंटरेस्ट एक और चीज पर अप्लाई होता है, वो पढ़ते हैं अपन। रिलीफ इज गिवन फॉर द इंटरेस्ट पेड ऑन लोन incurred टू फाइनेंस एक्सपेंडिचर फॉर क्वालिफाइंग पर्पस, बट ओनली इंटरेस्ट पेड एट अ रीजनेबल कमर्शियल रेट। अमाउंट पेड इन excess आर नॉट allowable. Qualifying loan interest is paid gross, and gross amount paid in the tax year is an allowable relief against the total income, subject to maximum deduction. मेन टाइप ऑफ क्वालिफाइंग पर्पसेस जो थे वो हमने पार्टनरशिप देखा था, कंट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल इनटू पार्टनरशिप, लोन मेड बाय अ पार्टनर फॉर परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी फॉर यूज इन पार्टनरशिप इन द ईयर ऑफ परचेज एंड नेक्स्ट 3 years, इसका इंटरेस्ट आपको एज अ रिलीफ मिल जाता है, क्वालिफाइंग लोन इंटरेस्ट। दूसरा है आपका ये क्लोज कंपनी। देखो क्लोज कंपनी क्या होती है? द परचेज ऑफ ऑर्डिनरी शेयर इन और लोन टू अ क्लोज ट्रेडिंग कंपनी। चैप्टर 24 में हम पढ़ेंगे क्लोज ट्रेडिंग कंपनी क्या होती है। ये क्लोज ट्रेडिंग कंपनी के अगर मैंने ऑर्डिनरी शेयर्स परचेज करे हैं या मैंने लोन दिया है इस क्लोज ट्रेडिंग कंपनी को, या फिर और अ कंपनी इन अ ईईए which would be a closed trading company if it were situated in UK। ठीक है। ये जब चैप्टर नंबर 24 पढ़ेंगे ना तब ये ईईए देखेंगे। ये पर्पस के लिए अगर आपने लोन लिया है तो इस लोन पे जो इंटरेस्ट आप देते हो ना, ये इंटरेस्ट की रिलीफ आपको मिल जाती है एज अ क्वालिफाइंग लोन इंटरेस्ट रिलीफ। लेकिन क्लोज कंपनी में क्वालिफाई करने के लिए यानी कि रिलीफ के लिए क्वालिफाई करने के लिए कंडीशन आपको फुलफिल करनी होती है। कंडीशन क्या है कि जो इंडिविजुअल है जो इस कंपनी में या तो ऑर्डिनरी शेयर परचेज करने के लिए लोन ले रहा है या फिर लोन देने के लिए लोन ले रहा है, वो इंडिविजुअल कम से भी कम 5% ओन करना चाहिए ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल का एट द टाइम ऑफ इंटरेस्ट इज पेड, or the individual owns some shares in the company at the time of interest is paid, and during the period from the purchase of the share until the payment of interest must have worked for the greater part of the time in actual management of the company or an associated company। ठीक है। यानी कि क्वालिफाइंग लोन इंटरेस्ट रिलीफ के लिए क्वालिफाई करने के लिए ये जो इंडिविजुअल है ये इंडिविजुअल या तो 5% से ज्यादा का ऑर्डिनरी शेयर इसने होल्ड किया हुआ होना चाहिए या फिर ये मैनेजमेंट में इसका ग्रेटर पार्ट होना चाहिए, तभी इसने ये जो लोन लिया होगा शेयर्स परचेज करने के लिए या लोन देने के लिए उस पर इंटरेस्ट विल बी क्वालिफाइड एज क्वालिफाइंग लोन इंटरेस्ट रिलीफ। ठीक है बच्चों। Yes, ma'am. If individual has claimed EIS, SEIS relief, chapter number 18 में पढ़ेंगे, in respect of share purchase, then there will be no relief for the interest। यानी कि इस इंडिविजुअल ने अगर EIS और SEIS की रिलीफ क्लेम करी होगी तो फिर इसकी रिलीफ आपको नहीं मिलेगी। ठीक है बच्चों। फिर है एम्प्लॉय कंट्रोल्ड Yes, ma'am. कंपनी। रिलीफ अवेलेबल टू अ फुल टाइम एम्प्लॉय फॉर लोन्स टेकन आउट टू अक्वायर। Relief is available to full-time employee for loan taken out to acquire ordinary shares in an employee-controlled UK or EEA resident unquoted trading company. Again, if individual has claimed EIS or SEIS relief in respect of share purchase, then there will be no relief for the interest. यानी कि इधर से मिस्टर एक्स है, ये मिस्टर एक्स एक्स पीएलसी में एम्प्लॉय है। ठीक है। और ये इसमें जो एम्प्लॉय है ये मोर देन 5% शेयर्स होल्ड करते हैं। तो ये मिस्टर एक्स अगर इस एक्स पीएलसी के शेयर्स अक्वायर करने के लिए लोन लेते हैं और इस लोन पे इंटरेस्ट पे करते हैं तो दैट इंटरेस्ट विल बी क्वालिफाइड लोन इंटरेस्ट पेमेंट, इसकी रिलीफ मिल जाएगी आपको। ठीक है।
बोलो। Yes, ma'am. आईएचटी याद है आप लोगों को? डेथ होने पर क्या होता है, हमारी एस्टेट किसी को ट्रांसफर की जाती है, तो वो जो डेथ एस्टेट ट्रांसफर होती है उसमें यस मैम। आईएचटी पे करना पड़ता है। तो अगर किसी ने आईएचटी पे करने के लिए लोन लिया है और इस लोन पर अगर कोई इंटरेस्ट जाता है तो दैट इंटरेस्ट विल आल्सो बी क्वालिफाइंग लोन इंटरेस्ट पेमेंट। ओके, क्लियर है क्या ये रिलीफ? क्वालिफाइंग लोन इंटरेस्ट। यस तो क्वालिफाइंग लोन इंटरेस्ट की अगर अपन बात करें तो ये किस किस का हो गया? पार्टनर का हो गया, क्लोज कंपनी का हो गया, एम्प्लॉय कंट्रोल्ड कंपनी का हो गया, और आईएचटी के लिए हो गया। ठीक, अगर कोई इंडिविजुअल रॉयल्टीज या कॉपीराइट्स का पेमेंट करता है तो ये क्या होंगे? वैसे बिजनेस एक्सपेंडिचर होंगे ना। यस मैम। ठीक है, ये जब अपना टैक्स एडजस्टेड ट्रेडिंग प्रॉफिट पढ़ेंगे तो उस समय पे पढ़ लेंगे। फिर कल हमने पीए देख लिया था। Francisco has an annual salary of 130 and made a gross personal pension contribution of 19,000. Calculate Francisco's taxable income. कर दोगे क्या इसको? इसमें यस मैम। पीए निकालना है तो एएनआई निकाले अगर अपन इसकी, तो इसकी नेट इनकम कितनी है? 130 ही है। ये 130 में से पर्सनल पेंशन कंट्रीब्यूशन माइनस हो जाएगा, तो इसकी एएनआई कितनी आ जाएगी? 1,11,000। 1,11,000। ठीक है, तो पीए कितना रिड्यूस हो जाएगा इसका? -1,11,000 का 50%, 55%, 5,500 से पीए रिड्यूस हो जाएगा, तो पीए कितना बचेगा? यस मैम। 12570 माइनस 55 7070. 7070। 7070। ठीक है, तो टैक्सेबल इनकम कितनी हो जाएगी? 130 माइनस 7070 कितना हो गया? 122,930। ठीक है, पीए अगर अलोकेट करना होता है तो वो कैसे करते हैं वो हमने देख ही लिया है। इसको भी एक बार आप घर पे कर लेना। अब है टैक्सेशन ऑफ फैमिलीज। ठीक है, यानी कि हमने क्या बात करी थी कि भाई इंडिविजुअल के ऊपर टैक्स लगता है, और इंडिविजुअल में जो मैरिड कपल होते हैं ना, ये मैरिड कपल को हम सेपरेट आइडेंटिटी ही कंसिडर करते हैं, होते भी सेपरेट इंडिविजुअल है, इसलिए टैक्स भी सेपरेट इंडिविजुअल पर ही लगता है। और इंडिविजुअल में मैंने कल बताया था कि चाइल्ड के ऊपर भी इनकम टैक्स एप्लीकेबल होता है। ठीक है, अब ये जो मैरिड कपल्स हैं इनके केस में कुछ दिक्कत आती है कि जैसे सपोज इनके पास में कोई प्रॉपर्टी है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी इन्होंने लेट आउट की हुई है। अब ये प्रॉपर्टी क्या है? जॉइंटली ओन्ड है बाय अ कपल। अब ये जो लेट आउट की प्रॉपर्टी की इनकम है, ये प्रॉपर्टी की इनकम किस इंडिविजुअल में कितनी कैलकुलेट करें, ये कैसे पता चलेगा? बोलो। बोलो कैसे पता चलेगा? सपोज इनकी जो रेंटल इनकम आ रही है वो 50,000 आ रही है, मिस्टर एक्स एंड
मिसेस एक्स की। अब ये 50,000 मिस्टर एक्स की इनकम मानेंगे या मिसेस एक्स की इनकम मानेंगे? अपोर्शन होगी फिर। कैसे? तो देखो क्या होता है इस केस में, जो ये इंडिविजुअल है इनके पास ऑप्शन होता है कि ये इलेक्शन कर सकते हैं कि मिस्टर एक्स में 70% टैक्स कर दो, मिसेस एक्स में 30% टैक्स कर दो, ठीक है। लेकिन अगर ये कोई भी इलेक्शन नहीं करते हैं, इलेक्शन करने का मतलब है एचएमआरसी को खुद से आगे होकर के बता दो आप, लेकिन अगर ये कोई भी इलेक्शन नहीं करते हैं तो फिर उस केस में 50-50 यानी कि आधा आधा दोनों कपल्स के बीच में ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है बच्चों। यस मैम। और मैंने जो बताया था आपको, पीए ट्रांसफर किया जा सकता है, तो पीए ट्रांसफर करने के केस में जो है क्या होता है कि किसी का भी पीए इंक्रीज नहीं होता। पीए का जो बेनिफिट है वो कहाँ से मिलता है? एज अ मैरिज अलाउंस मिलता है। और अभी जैसे हमने ऊपर देखा था कि जो मैरिज अलाउंस है वो कहाँ से उसका डिडक्शन मिलता है मैरिज अलाउंस का? फ्रॉम इनकम टैक्स लाइबिलिटी, ठीक है। बोलो बच्चों, मैरिज अलाउंस याद है क्या? अभी ऊपर पढ़ा था। यस मैम। तो देखो क्या है, हम 1260 पीए ट्रांसफर कर सकते हैं, और ये 1260 पीए के की वजह से कॉन्सिक्वेंस क्या होता है, जो रिसीवर है इस पीए का उसको मैरिज अलाउंस मिलता है। और मैरिज अलाउंस कितना मिलता है उसको? ये जो 1260 है इसका 20%। इंपॉर्टेंट बात इसमें ये है कि ये जो मैरिज अलाउंस है ये कब मिल सकता है, यानी कि आप पीए कब ट्रांसफर कर सकते हो? जब दोनों इंडिविजुअल, बोथ इंडिविजुअल आर बेसिक रेट टैक्स पेयर, ठीक है। अगर दोनों में से कोई भी हायर रेट टैक्स पेयर होगा तो हम पीए ट्रांसफर कर ही नहीं पाएंगे। इसीलिए देखो ये 1260 का 20% ही मैरिज अलाउंस मिल रहा है। कॉन्सिक्वेंस आ रहा है क्या सबको समझ में? पीए ट्रांसफर करने से क्या हो रहा है, जिसको हम पीए ट्रांसफर कर रहे हैं उसका पीए एक तरह से इंक्रीज हो रहा है ना। और पीए इंक्रीज होने की वजह से क्या, यस मैम। हमारी टैक्सेबल इनकम कम हो जाएगी। टैक्सेबल इनकम कम होने से क्या होगा, इनकम टैक्स कम होगा हमारा, इनकम टैक्स की जो लाइबिलिटी है वो कम हो जाएगी। तो मैरिज अलाउंस क्या कर रहा है, इनकम टैक्स की लाइबिलिटी तो कम कर रहा है। और कितने से कम कर रहा है? जितना पीए ट्रांसफर किया गया है उसके 20% अमाउंट से। यहां तक में किसी को कोई डाउट है क्या? नो मैम। जो आ रहा है ये समझ में? Yes, ma'am. तो देखो जैसे एल्जाज एंड ताला आर मैरिड। Alja is employed and earns a salary of 35,070 per annum. Tala spends most of her time looking after two children but works on Saturday, earning an annual salary of 6,000. They do not have any other income. Tala makes an election to transfer the marriage allowance to Aljaz. Calculate Alja and Tala's taxable income. एल्जा और ताला। एल्जा की एम्प्लॉयमेंट इनकम कितनी दे रखी है? 35070। और ताला की टैक्सेबल इनकम कितनी दे रखी है? 6,000। अब देखो जब ये जो ताला है इसकी टैक्सेबल इनकम ही कितनी है? 6,000, यानी कि सिर्फ यही इसकी इनकम है। तो वैसे पीए इसके पास है कितना? ताला के पास 12570 का पीए है, बट ये पूरा यूटिलाइज कर सकती है क्या?
मैक्सिमम 6,000 ही यूटिलाइज कर पाएगी ना? यस मैम। Yes, ma'am. तो इसके पास ऑप्शन है, ताला क्या कर सकती है, पीए ट्रांसफर कर सकती है। ठीक है, तो अगर ये पीए ट्रांसफर करेगी तो ये कितना पीए ट्रांसफर कर पाएगी, मैक्सिमम 1260। अब यस मैम। पीए ट्रांसफर करने से ऐसा नहीं होगा कि एल्जा का पीए इंक्रीज हो जाएगा, पीए इसका 12570 ही रहेगा। ठीक है, तो इसकी टैक्सेबल इनकम 22,500 आएगी, इसकी टैक्सेबल इनकम 0 आएगी, इनकी इनकम टैक्स लाइबिलिटी 22,500 का 20% दैट इज 4,500। लेकिन ये जो ट्रांसफर पीए है ना, इसका बेनिफिट हम यहाँ से देंगे माइनस करके, लेस मैरिज अलाउंस करके। तो 1260 का 20% यानी कि 252 मैरिज अलाउंस हम यहाँ पे माइनस करेंगे एल्जा के इनकम टैक्स लाइबिलिटी में से, और इसकी जो नेट इनकम टैक्स लाइबिलिटी आएगी दैट विल बी 4248। ओके, Yes. Katie, Emily, and our civil partner. Katie is a basic rate taxpayer, and her only source of income is from self-employment. Emily is studying in tax year 24-25 and does not utilize her PA. Emily makes an election to transfer the marriage allowance to Katie. ये कर लोगे क्या आप लोग? मैरिज अलाउंस निकालना आ गया ना, ये सब समझ में, ये पढ़ चुके हैं अपन पूरा का पूरा यस टैक्स। मैम। ठीक है, कर लोगे घर पे? यस Yes, मैम। ma'am. Yes, ma'am. ओके। टू बी इफेक्टिव इन द टैक्स ईयर 24-25 द इलेक्शन, यानी कि पीए ट्रांसफर करने का जो ऑप्शन है ये कब तक हमें इलेक्ट करना पड़ता है, इन एडवांस। हमें एक तो एडवांस में एचएमआरसी को इंटीमेट करना पड़ता है कि भाई हम हमारा पीए जो है हमारे स्पाउस को ट्रांसफर करने वाले हैं। तो एडवांस में 24-25 के लिए हम 5th अप्रैल 2025 से पहले पहले हम बता देंगे, इलेक्शन विल रिमेन इन फोर्स फॉर फर्दर टैक्स ईयर्स आल्सो अनलेस द इलेक्शन इज विड्रॉन और द कंडीशन फॉर रिलीफ आर नो लॉन्गर मेट। यानी कि या तो हम बेसिक रेट टैक्स पेयर से हायर रेट टैक्स पेयर में मूव कर जाएंगे, तब जो है ये इलेक्शन हट जाएगा, या फिर हम खुद से उसे विड्रॉ नहीं करेंगे, तब तक ये इलेक्शन कि भाई हम पीए ट्रांसफर करेंगे ये चलता रहेगा। ठीक है, इन अरियर यानी कि अगर हमने किसी साल में पीए ट्रांसफर करने का इलेक्शन नहीं किया तो क्या कभी भी नहीं कर सकते क्या, लेट हो गए तो लेट होने पर भी कर सकते हैं। तो 24-25 का इलेक्शन हम लास्ट कब तक कर सकते हैं, 5th अप्रैल 2029 तक कर सकते हैं, विद इन 4 years of the end of the tax year. In this case the election will only be apply for the tax year 24-25 in isolation. ठीक है, इसमें ये जो थियरी के जितने भी पॉइंट्स रहेंगे इलेक्शन वाले ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, आपको जो क्वेश्चंस आएंगे ना उसमें ये सब चीजें मेंशन करके आनी है, क्योंकि हम हमारे क्लाइंट को ये सारी चीजें गाइड करेंगे बताएंगे तभी हमारा काम पूरा होगा। ओके, यस मैम। फिर टैक्सेशन ऑफ चिल्ड्रन, जैसे हमने बात करी कि चिल्ड्रन पर भी टैक्स लगता है, तो इनकम ऑफ चाइल्ड इज सब्जेक्ट टू इनकम टैक्स, द चाइल्ड हैज अ सेपरेट इनकम टैक्स कंप्यूटेशन, चाइल्ड हैज full entitlement to PA even in the year of birth. If required, returns and claims are completed on behalf of child by parent और guardian। यानी ठीक है भाई, क्या है कि जो चाइल्ड है अगर उसके पास भी कोई इनकम आ रही है तो उस इनकम पर भी इनकम टैक्स लगता है यूपी में, और चाइल्ड के पास भी अपना खुद का पीए अवेलेबल होता है। अगर जरूरत पड़ती है तो ये जो बच्चा है जो चाइल्ड है इसको भी इसका इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना पड़ता है, बट क्योंकि ये माइनर होता है, ये खुद कॉन्ट्रैक्ट की कैपेसिटी में नहीं होता, तो इसके बिहाफ पे इसके पेरेंट और इसके गार्जियन ये रिटर्न्स फाइल करते हैं। Where the child has received taxed income, a repayment of tax will probably arise। इसका क्या मतलब है, अगर किसी चाइल्ड को कोई इनकम रिसीव हुई है जिस पर इनकम टैक्स ऑलरेडी डिडक्टेड है, ठीक है, तो ये जो इनकम टैक्स डिडक्ट हुआ है ये इनकम टैक्स रिफंड मिल सकता है इसको, अगर इसकी इसके ऊपर जब हम इसका सेल्फ असेसमेंट करेंगे और सेल्फ असेसमेंट में अगर इसका कोई इनकम टैक्स लाइबिलिटी नहीं आई तो उस केस में इस पे रिफंड मिल जाएगा ना इसको, बोलो।
जैसे सपोज इसको इंटरेस्ट रिसीव हुआ, फॉर एग्जाम्पल इसको इंटरेस्ट रिसीव हुआ 8,000 का, ठीक है, इसका ग्रॉस इंटरेस्ट था 10,000 का, यानी कि इसकी इस बच्चे की इनकम कितनी है 10,000। बोलो बच्चों, इसकी इनकम कितनी हो गई 10,000 यस हो गई मैम। ना। अब ये 10,000 में से तो पीए मिल जाएगा, तो इसकी टैक्सेबल इनकम तो जीरो है, तो यस मैम। टैक्स लाइबिलिटी तो आई नहीं। तो ये जो इसका 2,000 का टीडीएस कटा है, ये 2,000 क्या मिल जाएगा, इसको रिफंड मिल जाएगा। बोलो यस और नो। यस मैम। शुभ, सारिया। Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो इनकम derived from a source set up by a parent is taxed on the parent, not the child, ठीक है, यानी कि ये जो चाइल्ड है, ये चाइल्ड की अगर कोई इनकम जनरेट हो रही है, ये इनकम जनरेट हो रही है फ्रॉम द सोर्स, जिसको किसने सेटअप किया है, पेरेंट। तो उस केस में ये इनकम वैसे है तो किसकी, चाइल्ड की, बट उस केस में ये इनकम कहाँ पे टैक्स की जाएगी, इन द हैंड्स ऑफ पेरेंट। ओके, यस मैम। लेकिन अगर ये जो इनकम है, ये इनकम अगर 100 से कम आ रही है, तो उस केस में चाइल्ड के हैंड्स में ही टैक्स की जाएगी, ठीक। अब पेरेंट कैसे सेट कर सकते हैं भाई, जैसे सपोज चाइल्ड के नाम पे पेरेंट्स ने एफडी करा दी, उस एफडी पे जो इंटरेस्ट आ रहा है, वो इंटरेस्ट वैसे तो बच्चे का है, बट लेकिन उसे टैक्स कहाँ किया जाएगा, पेरेंट्स के हैंड्स में टैक्स किया जाएगा। हाँ, लेकिन अगर इंटरेस्ट 100 या उससे कम का है, तो फिर उस केस में चाइल्ड के हैंड्स में उसे टैक्स किया जाएगा, ठीक है। यस। ऐसा क्यों करा है, ऐसा करने का इम्प्लीकेशन क्या है, अगर ऐसा नहीं करते तो क्या हो सकता था, अगर ये नहीं होता तो क्या कर सकते थे उस केस में, पेरेंट्स के पास अगर कोई एक्सेस इनकम आती, तो वो एक्सेस इनकम क्या करते, हमेशा अपने बच्चों के नाम से दिखाते और फिर टैक्स बचा लेते उससे। बोलो बच्चों, यस। Yes, ma'am. है ना। तो उसको बचाने के लिए ऐसा किया है कि भाई अगर आपने बच्चे की कोई इनकम ऐसी जनरेट हो रही है जिसका कि अल्टीमेट सोर्स पेरेंट्स है, तो फिर उस केस में पेरेंट्स के हैंड्स में ही वो इनकम टैक्स की जाएगी। तो जैसे इस क्वेश्चन को करते हैं अपन, Kate has the following income, outgoings and allowances for the year ended 5th April 2025. She is married to Norman. इसकी सैलरी दे रखी है, बेनिफिट्स टैक्सेबल एज एन एम्प्लॉयमेंट इनकम दे रखा है, अलाउबल एक्सपेंसेस फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट दे रखे हैं, बैंक इंटरेस्ट दे रखा है, बिल्डिंग सोसाइटी इंटरेस्ट दे रखा है, इंटरेस्ट फ्रॉम आईसी दे रखा है। नॉर्मन एंड केट हैव अ सन, मेथिस, एजेड 10. Mathis was given 5,000 of 3.5% gilts on 6th April 2024 as a birthday present by Kate. On 15th November 2024, Norman and Kate jointly bought a property that has been let out to unfurnished accommodation. The taxable property of the income for the tax year 24-25 is 40,100. The declaration has been made in respect of their source of income. Calculate Kate's income tax liability. चलो, तो इसकी इनकम टैक्स लाइबिलिटी निकालनी, किसकी निकालनी है हमें, केट की इनकम टैक्स लाइबिलिटी निकालनी है। अब देखो क्या क्या दे रखा है, केट की सैलरी इनकम दे रखी है, बेनिफिट टैक्सेबल एज एम्प्लॉयमेंट इनकम दे रखा है, अलाउबल एक्सपेंस फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट दे रखा है, बैंक इंटरेस्ट दे रखा है, बिल्डिंग सोसाइटी इंटरेस्ट दे रखा है, इंटरेस्ट फ्रॉम आईएस अकाउंट दे रखा है। फिर इनका बेटा बता रखा है, उसको जो है इन्होंने 5,000 के गिल्ट्स गिफ्ट किए थे एज अ बर्थडे प्रेजेंट। ऑन 15th November 24, नॉर्मन एंड केटे जॉइंट
जॉइंटली बॉट अ प्रॉपर्टी जो इन्होंने लेट आउट कर दी है एज अ अनफर्निश्ड अकोमोडेशन। तो टैक्सेबल प्रॉपर्टी इनकम जो इनकी आ रही है वो 4100 की आ रही है। नो डिक्लेरेशन हैज बीन मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस सोर्स ऑफ इनकम। तो अगर हम ये केट की इनकम टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट करेंगे तो केट की सबसे पहले तो एम्प्लॉयमेंट इनकम कैलकुलेट करके बता सकते हो क्या मुझे कितनी आएगी? एम्प्लॉयमेंट इनकम $53,330 कितना इनकम एम्प्लॉयमेंट इनकम? 4330 4330। तो ये केट की एम्प्लॉयमेंट इनकम कितने आ जाएगी? देखो सैलरी दे रखी है 41550, बेनिफिट्स दे रखे हैं 1875 के जो कि टैक्सेबल बेनिफिट है और इसमें से अलाउबल एक्सपेंसेस दे रखे हैं। तो एम्प्लॉयमेंट इनकम आ जाएगी 41550 प्लस 1875 माइनस 95, 43,330। यही है क्या बेटा? yes ma'am फिर इसके बाद में ये बैंक इंटरेस्ट आएगा क्या? हाँ बैंक इंटरेस्ट आ जाएगा। सेविंग इनकम 2650। बिल्डिंग सोसाइटी इंटरेस्ट आएगा। आएगा बिल्डिंग सोसाइटी इंटरेस्ट 2115। आइए से एग्जाम्प्ट है ना ये तो, ये एग्जाम ठीक है। फिर इसके अलावा प्रॉपर्टी इनकम आएगी। हाँ अब कितनी आएगी प्रॉपर्टी इनकम? conversion करना पड़ेगा 50-50 हो जाएगा 2050 50-50 हो जाएगा क्योंकि कोई भी इलेक्शन नहीं किया है तो उस केस में हम इसको 50-50 लेंगे। तो जो प्रॉपर्टी इनकम है वो प्रॉपर्टी इनकम कितनी आ जाएगी इनकी 4100 की डिवाइड बाय 2, यानी कि कितना हो जाएगा ये 20-50 2050। अब ये जो इनका बेटा है इनके बेटे से जो ये इनकम आ रही है ये इनकम भी क्या केट के हैंड्स में टैक्सेबल होगी? होगी ना अभी हमने पढ़ा ना कि जो चिल्ड्रन की इनकम है वो क्योंकि पेरेंट्स ने ही गिफ्ट करी है तो इससे जो इनकम होती है ये इनकम कहाँ टैक्स की जाती है? पेरेंट्स में टैक्स की जाती है। इनकम देखो कितनी आएगी 5000 का 3.5%, 175 175। तो ये 100 से ज्यादा है तो इसलिए ये कहाँ पर टैक्स की जाएगी? केट में टैक्स की जाएगी, ठीक है। यस मैम अब ये क्वेश्चन आ सकता है कि भाई नॉर्मन के में भी कर सकते थे, केट के में भी क्यों करिए? आएगा ये क्वेश्चन के नहीं आएगा बताओ? यहाँ पे ऐसा तो लिखा नहीं है कि केट ने ही टैक्स दिया है। yes
है ना। तो क्या होता है, क्योंकि देखो दोनों केस में नॉर्मन के लिए कोई भी इनकम नहीं दे रखी है। वैसे जनरली क्या होता है, जो जिसकी हायर रेट से टैक्स लगती है ना, उसकी इनकम में आपको इसे क्लब करना है। ठीक है। अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाई किया हुआ हो कि भाई दोनों में से इसके उसमें करना है या इस पर्टिकुलर पेरेंट ने ही गिफ्ट किया है, तो फिर उस केस में उस पर्टिकुलर पेरेंट में जाएगा। लेकिन अगर ऐसा आइडेंटिफाई नहीं है, तो फिर जिसका हायर रेट टैक्स है, यानी कि जिसकी ज्यादा टैक्सेबल इनकम है, वहां पर हम इसे क्लब करेंगे। ओके, बोलो ठीक है। यस मैम। इंटरेस्ट, तो इसकी टोटल टैक्स टोटल इनकम कितनी हो गई? 50320। 503। इसको अगर अपन ऐसे डिवाइड करें तो नॉन सेविंग इनकम और सेविंग इनकम कितनी आ जाएगी? नॉन सेविंग ये प्लस ये, कितना आ गया ये? 45380। और सेविंग इनकम कितनी आ जाएगी? ये और ये, इसको जोड़ना एक बारी। 4940। कितना? 4940। पीए कहाँ से माइनस करेंगे? यहाँ से। नॉन सेविंग में से पहले टैक्सेबल इनकम 32810। 32810 और यहाँ पे 4940। ठीक है। अब इस पर इनकम टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट करें तो यहाँ पर तो सीधे सीधे 20% लग जाएगा। हम्म। कितना आएगा? 6562। 6562। और यहाँ पे स्टार्टिंग रेट तो अप्लाई नहीं होगी ना? नहीं। पर ये कौन है? हायर रेट टैक्स पेयर है, तो नील रेट बैंड आ जाएगा। तो कितना? 500 का मिलेगा। 500 पे 0। तो 500 पे 0 और बाकी पे 444 पे 44। 40%। कितना आया? नहीं, 40% कैसे लगेगा? 32810 डिफरेंस है। कितना फोर है? थ्री नाइन जीरो को 20% लगेगा। फोर और बचेगा 50, 50 पे 40%। एक सेकेंड भाई, 37,700 में से 32810 तो नॉन सेविंग चला गया और 500 नील रेट बैंड चला गया। कितना बचा अब? 4390। 4390। तो ये 4390 पे लगेगा 20%। तो ये 4940 को अगर हम बाइफरकेट करें तो 4940 में से 500 पे तो 0 लगेगा, 4390 पे 20% लगेगा। और अब कितना बच गया? 50, 50, 50 पे 40। लगेगा। इस तरह से इनकम टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट की जाएगी। ठीक है। यस मैम। है समझ में? यस मैम। अब इंडिविजुअल के केस में इनकम टैक्स प्लानिंग की अगर हम बात करें तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो ये है कि आपको पीए का यूटिलाइजेशन सबसे ज्यादा देखना है कि किसी का भी पीए वेस्ट नहीं होना चाहिए, किसी भी इंडिविजुअल का। यानी कि जो हमारे या सिविल पार्टनर्स होते हैं, वो सिविल पार्टनर का पीए पूरा यूटिलाइज हो सके। यानी कि अगर हमें मैरिज अलाउंस मिल सकता है तो हम मैरिज अलाउंस यूटिलाइज करें।
है ना। अगर ऐसा है कि भाई जैसे दो इंडिविजुअल है, ठीक है, एक इंडिविजुअल की मिस्टर एक्स है, अब ये मिस्टर एक्स की एम्प्लॉयमेंट इनकम है और मिसेस एक्स है, मिसेस एक्स के पास कोई भी इनकम नहीं है। तो अगर मिस्टर एक्स के पास में कोई भी सरप्लस पैसा बचता है, अगर इन्हें कोई भी सेविंग करनी है, तो ये सेविंग अगर खुद के ही नाम पे करेंगे तो ज्यादा टैक्स लगेगा ना, क्योंकि इनका पीए तो लिमिटेड है। अगर ये सेविंग इनकम को मिसेस एक्स के नाम पर करेंगे तो ये इनका पीए भी यूटिलाइज कर पाएंगे, और क्या पता ये जो है ये खुद हायर रेट टैक्स पेयर हो और इनकी जो वाइफ है वो बेसिक रेट टैक्स पेयर होंगी। तो इस तरह से 20% का टैक्स बच जाएगा ना। बोलो बोलो। Yes, ma'am. So individual should ensure that they use their PA and nil rate band as fully as possible. For example, increasing their non-saving income in order to fully utilize their PA. If their saving or dividend income is going to be fully taxed at 0%. They could do this by withdrawing more from the pension scheme or generating more earned income or a property income, taking advantage of saving and dividend nil rate band if they have significant investment income. Shareholders of owner managed businesses may wish to extract 500 of the profits as dividend to take the advantage of dividend nil rate band. This will be more tax efficient than extracting profit as further salary or bonus, which would subject to income tax and national insurance. मैरिड कपल और सिविल पार्टनर्स की मैंने आपको बता ही दिया। इक्वलाइजेशन ऑफ इनकम, इक्वलाइजेशन ऑफ इनकम का मतलब है सिविल और सिविल पार्टनर और स्पाउसेस आर टैक्स सेपरेटली, दे मे चूज देयर ओन असेट इन सोल ओनरशिप और जॉइंटली। if income from jointly owned asset is taxed in equal share where the underlying ownership of the asset is not equal, an election can be made to the portion of the income using the proportion in which the investment is made। मतलब ये नॉर्मल सी बातें दे रखी है, ये एक बार आप यहाँ पर इसको पढ़ना, मतलब किस तरह से इनकम इंडिविजुअल टैक्स की प्लानिंग कर सकते हैं। चलो इसका इलस्ट्रेशन ही कर लेते हैं अपन। Kyria and Spence are married couple. In the tax year 24-25, Kyria has an earned income of 2,000. Spence has 46,500. They own a property in joint name, but the cost was provided 80% by the Spence and 20% by Kyra. Declaration is enforced to support the ownership percentage. The annual income of the property is 20,000. In addition, they also have a joint investment bank account with a cash balance of 35,000 that earns an interest of 800 gross per annum. Calculate the taxable income of Kyria and Spence respectively and advise them of any income tax planning measures they should consider to reduce their liability for future। ठीक है, तो देखो कायरिया और ये स्पेंस, कायरिया की इनकम कितनी है 2000 और स्पेंस की इनकम कितनी है 46,500। तो अगर जो भी चीजें दे रखी है अगर उससे हम देखें तो इनकी जो ये प्रॉपर्टी इनकम है 20,000, इसमें 80% मालिक कौन है, स्पेंस, और कायरिया 20% है। तो 20,000 में से 20% इन्वेस्टमेंट, 20% प्रॉपर्टी इनकम इसकी जाएगी और बाकी की स्पेंस की जाएगी। और जो इन्वेस्टमेंट इनकम है ये जॉइंट इन्वेस्टमेंट जो है 35,000, जिसमें से 800 का इंटरेस्ट आता है, क्योंकि ये जॉइंट और कुछ भी नहीं दे रखा तो इसको क्या करेंगे 50-50 कर लेंगे, तो इसलिए 400 कायरिया में आया और स्पेंस में आया 400। तो इस तरह से इनकी टोटल इनकम आ गई। अब इनका पीए देखें तो कायरिया तो पीए कितना ले पाएगी 6400 ही ले पाएगी, और स्पेंस का जो है पीए मिल जाएगा 12,570 का। टैक्सेबल इनकम इनकी 0 और 50,330 आ गई। ठीक है, अब क्या टैक्स प्लानिंग है यहाँ पर कर सकते थे। तो सबसे पहली टैक्स प्लानिंग तो क्या कर सकते थे, मैरिज अलाउंस दे सकते थे। बोलो Yes, ma'am. मिल जाएगा इसमें मैरिज अलाउंस। बोलो
मिल जाएगा क्या? MA नहीं मिलेगा ना, क्योंकि ये बेसिक रेट टैक्स पेयर है, बट क्या स्पेंस बेसिक रेट टैक्स पेयर है? ये तो हायर रेट टैक्स पेयर है ना, तो मैरिज अलाउंस तो नहीं मिल पाएगा। बोलो। Yes, ma'am. तो ये क्या कर सकते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट कि ये जो प्रॉपर्टी का रेशियो है ना 80 और 20 का, ये अपना इस प्रॉपर्टी का रेशियो सही करें कि भाई 80% इनकी वाइफ का होना चाहिए और 20% इनका होना चाहिए। तो फॉलोइंग कुड बी कंसिडर द ट्रांसफर ऑफ द लार्जर परसेंटेज ऑफ द ओनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी टू कायरिया, पेमेंट्स इनटू अ पेंशन। अगर ये ऐसा करेंगे तो इससे क्या होगा, ट्रांसफर ऑफ लार्जर परसेंटेज ऑफ द प्रॉपर्टी टू कायरिया वुड सेव expense टैक्स एट 40% एंड इनेबल Kairia's surplus pension allowance and 20% basic rate tax band to be utilized. Even when the extra property income, Kairia would remain as a basic rate taxpayer, so her saving income of 400 would still be covered by 1000 saving income nil rate band. Possibly the 5000 0% starting rate band if Kairia's taxable non-saving income remained below 5000. If Spence case, any pension contribution would provide tax relief at 40% for the contribution above the basic rate band. आया क्या है समझ में? शुभ सारिया बेटा, आया क्या ये समझ में? Yes, ma'am. तो इस तरह से आपको नॉर्मल, अभी तक अपने सिर्फ बेसिक चीजें पढ़ी कि कैसे जो हमने अभी तक पढ़ा है उसको यूज करके हम टैक्स की प्लानिंग कर सकते हैं। तो ये चैप्टर नंबर 16 एक बार आप अच्छे से पढ़ लेना, और इसके साथ में मैं जो है पुराने वाले उसकी रिकॉर्डिंग डालती हूँ चैप्टर नंबर 2 की, उसको एक बार अच्छे से गो थ्रू कर लो। ये ठीक है, तो कल अपन चैप्टर नंबर 17 स्टार्ट करेंगे। मैम, हाँ सारिया। उसको अपलोड कर दीजिएगा वीडियो को। हाँ हाँ, मैं अपलोड कर दूँ। और मैम, मार्क्स में ATFC देना है। क्या? ATX से देना है, ठीक है। थैंक यू मैम। ओके।